Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अब फाइनली हम क्लास 11th की जो नई सीरीज़ जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब हम वीडियोस बना रहे हैं। तो दोस्तों अब हम सेकंड चैप्टर अपलोड करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर के बारे में आपको पूरी तरीके से सब कुछ बताने की कोशिश की जाएगी जो किताबों के अंदर भी नहीं है। तो एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि चैप्टर पहला अपलोड हो चुका है। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस हमारे इस चैनल के थ्रू पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये पाठशाला के अंदर आज आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में अधिकार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने बहुत पहले ही सब कुछ समझ लिया था और सब कुछ पढ़ लिया था। नाउ हम बात करने जा रहे हैं कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमें अधिकार मिलते हैं वो कैसे होते हैं और उस अधिकार का क्या महत्व है वगैरह वगैरह। मतलब पूरे चैप्टर का जो मेन टॉपिक रहेगा, ये वीडियो का पहला पार्ट है। पूरे चैप्टर का जो मेन टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से लिस्टेड है। वैसे तो बहुत सारे बट वेरियस हैं, बट हमें लिस्टेड बताने हैं कौन कौन से, क्योंकि अधिकार तो होते हैं और मौलिक अधिकार कौन से हैं जो हर किसी को जन्मजात मिलते ही मिलते हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो अगर राइट्स हमें मिल रहे हैं तो ये हमें कैसे सुरक्षित करते हैं हमारी आम लाइफ के अंदर, नॉर्मल लाइफ के अंदर। दूसरा हम ये देखेंगे कि अगर हमें ये सुरक्षित कर रहा है तो जो न्यायपालिका होती है जिसे आप जुडिशरी बोलते हैं वो कैसे इन अधिकारों की रक्षा करता है और साथ में इनको क्या कहते हैं व्याख्या भी करता है। दैट मीन्स कैसे इन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और साथ साथ में यही बताने की कोशिश करता है कि कितने ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं हमारे जीवन के अंदर, बिकॉज जुडिशरी इज सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साथ में दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि अगर हमारे पास मौलिक अधिकार हैं तो उसके अलावा राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत जिसे आप बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DPSP भी बोला जाता है। तो यानी कि इसके बारे में हम जानेंगे। ऑल एंड ऑल हम इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज भी जानेंगे। ठीक है, तो अब आपको एक एक करके इन टॉपिक के ऊपर डीपली लेके चलेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको इसके अंदर सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले समझ में नहीं आता है कि अगर हम अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन के अंदर अधिकार का महत्व तो कुछ होगा, जब भी तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर इस चीज़ को डाला गया है ना। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अधिकार के महत्व को जानना होगा। Rights are initial factor to lead a better social life and it help to fulfill a need of individual। दोस्तों जो अधिकार होते हैं वो हमारे सामाजिक जीवन में, जो हमारे समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में जीने के लिए अधिकार का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसीलिए अधिकार के लिए इंसान लड़ भी जाता है और व्यक्ति को अपने पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए दोस्तों अधिकार चाहिए ही चाहिए। इट ब्रिंग्स पर्सनल डेवलपमेंट, मैंने बता देना व्यक्तिगत विकास के लिए अगर आपको मान लीजिए कि लाइफ में कुछ बनना है तो कुछ अधिकार आपके पास होंगे, जब भी उन अधिकारों के थ्रू आप किसी भी ड्रीम को पूरा करने का दावा ठोक सकते हैं। अगर आपको अधिकार नहीं मिलेंगे लाइक एजुकेशन का अधिकार तो आप पढ़ नहीं पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे क्या कहते हैं भुवन है, यानी कि जो लगान मूवी के हैं, वो आई वॉन्ट माई राइट्स बोलते हैं कि इनसे इनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाती है और ये कहते हैं ठीक है हम क्रिकेट का मैच खेलेंगे और मेरा अधिकार है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं अपना जो लगान है पूरा चुका दूंगा। तो ये एक सिस्टम दिखाया गया है फिल्म के थ्रू जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल सेट हो रहा था इसके ऊपर, इसलिए मैंने इसको यूज़ करा। अब यहाँ पे पीके का कहना यही है, अच्छा है, मतलब ठीक है अगर कोई बंदा पर्सनली डेवलप होना चाहता है तो उसको राइट्स मिलने ज़रूरी है। तो क्या आप पीके की बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आप बहुत आसानी से समझ सकें। लास्ट में अगर हम बात करें इसी अधिकार वाले पार्ट की, तो अधिकार एक घोषणा पत्र है, बिल ऑफ राइट्स है। दोस्तों अगर कोई भी देश डेमोक्रेटेड है, अगर कोई भी देश डेमोक्रेटेड कंट्री है, जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश एक डेमोक्रेटेड कंट्री है दोस्तों, तो उसमें जो अधिकार होते हैं ना, ह्यूमन राइट्स के जो अधिकार होते हैं वो सभी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर डाले जाते हैं और जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले जाते हैं इसीलिए इसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सिंपल शब्दों में ये मान के चलिए कि आपको ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अभी एट प्रेजेंट टाइम इंडिया के अंदर फ्री
एजुकेशन दी जाएगी। तो अगर ये लिस्टेड है, अधिकार के घोषणा पत्र में लिस्टेड है, तो इसका मतलब ये होके ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से बिल ऑफ राइट्स। दोस्तों बिल ऑफ राइट्स सबसे पहले कौन से देश में आया था मैं आपको बताना चाहूंगा। इंडिया में तो नहीं आया था, क्योंकि इंडिया बहुत बाद में जाके आज़ाद हुआ था। लेकिन ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे पहले डेमोक्रेटेड हुई और उसके बाद उस कंट्री ने अपने घोषणा पत्र में, बिल ऑफ राइट्स में अधिकारों के बारे में जिक्र करा था, ठीक है। तो सोचिए, कमेंट करिए, ढूंढिए विकिपीडिया पे और जाइए सर्च आउट करिए। अब यहाँ पे अधिकार जो है एक बिल जो मतलब नागरिक के लिए ही होता है बेसिकली, और यहाँ पे ये अधिकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है, अगर नागरिकों को अधिकार दिया गया है, मान लो कोई भी अधिकार दिया गया है, तो दोस्तों उसको सुनिश्चित करने का उपाय और या उसका उल्लंघन कुछ हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बैठी होती है। अगर कोई भी राइट्स वायलेट हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, कोई भी सिटीजन जो है अपने राइट्स का मिसयूज कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे ये तीनों जो हमारी मतलब सोसाइटी बोल सकता हूँ, या तीनों जो हमारे गवर्नमेंट के एक इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं, ये कहीं ना कहीं उन राइट्स को देखते हैं और सबसे ज़्यादा जुडिशरी इस पे फोकस करके रखता है अगर कोई भी राइट्स का उल्लंघन होता है तो। अब दोस्तों हम डीपली समझेंगे अब अपना भारत से रिलेटेड, क्योंकि ये तो मैंने सभी देशों के कंपैरिजन में बताया है, क्योंकि हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप 11th क्लास में हैं, ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे तो दिमाग भी चकरा सकता है, इसीलिए थोड़ा सा मैं रिलेट कर रहा हूँ। अब दोस्तों जब हम 1915 के अंदर आए हमारे पास गांधी जी, और 1947 तक इन गांधी जी ने बहुत मेहनत करी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। तो उस समय हमने ये समझा कि जो अंग्रेजों ने हमें 200 साल तक गुलाम बनाया था, लगभग अप्रॉक्स 200 साल तक गुलाम बनाया था, तो उस समय राइट्स की किसी ने बात ही नहीं करी थी। जिस समय हम स्वतंत्रता संग्राम कर रहे थे, हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, फ्रीडम मूवमेंट चला रहे थे, तो उस समय एहसास हुआ कि हम लोगों को भी कहीं ना कहीं अधिकार चाहिए, हमें भी मौलिक अधिकार चाहिए, जैसे अंग्रेजों को हमारे भारत के अंदर मिलता था, चाहे वो कैसा भी होता हो, चाहे ऑफिसर बनने का होता हो, चाहे आईएएस ऑफिसर बनने का होता हो, कोई फैसला लेने का अधिकार उनको होता हो। तो हमारे लोगों ने भी यही सोचा कि दोस्तों हमें भी किसी न किसी प्रकार के अधिकारों की ज़रूरत होगी, क्योंकि उस समय हम आज़ाद नहीं थे, तो उस समय सिर्फ हम सोच सकते थे। लेकिन दोस्तों ये अब मात्र सोचने भर बात नहीं रह गई थी, अब हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ चुके थे। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 के अंदर अधिकार की मांग करी। उन्होंने कहा दोस्तों, जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया जा रहा था, तो उस समय पे यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। उन्होंने मोतीलाल नेहरू समिति के अंदर 1928 के अंदर इसकी डिमांड करी थी, बिल ऑफ राइट्स की। बिल ऑफ राइट्स का मतलब ये होता है कि संविधान के अंदर हमें अधिकारों को मेंशन करना है ताकि वो अधिकार सभी लोगों को मिल सके। तो सबसे पहले शुरुआत दोस्तों उस समय पे मोतीलाल नेहरू जी ने कर दी थी, और मोतीलाल नेहरू जी सिर्फ यही बताना चाहते थे कि भाई हमें कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स या हमें जो राइट्स होते हैं वो मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इस समय हमारे देश का संविधान भी नहीं बना था, लेकिन हमारी सोच दूर दराज से कितनी तगड़ी थी। तो इस हिसाब से हमने ये देख लिया कि मौलिक अधिकार बहुत ज़रूरी होते हैं ऑर्डिनरी अधिकारों के मुकाबले में, है ना। तो संविधान ने उन अधिकारों को सूचीबद्ध करा जो विशेष रूप से संरक्षित होंगे। तो फाइनली हम लोगों ने जब 1947 के बाद आज़ादी ली और उसके बाद अपना संविधान बनाना चालू करा, तो दोस्तों हमने बिल ऑफ राइट्स रखा। उसमें कुछ ऐसे राइट्स रखे जिन्हें संरक्षित रखना ज़रूरी था, और इन्हें ही मौलिक अधिकार कहा गया। मतलब ऐसे अधिकार जिनको संविधान के अंदर लिस्टेड करा गया हो और उन्हें संरक्षित, प्रोटेक्ट करा गया हो, उसे ही हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स की खासियत क्या है? फंडामेंटल राइट्स की खासियत ये है कि संविधान के द्वारा ये गारंटेड होते हैं, और साथ में इन्हें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करा जाता है। और साथ में अगर कुछ बदलाव करने हैं, मौलिक अधिकार के अंदर कुछ बदलाव करने हैं, तो संविधान के अंदर संशोधन होगा, जब जाके ही कोई बदलाव हो सकता है। जबकि ऑर्डिनरी अधिकार में ऐसा नहीं होता है। ऑर्डिनरी अधिकार के अंदर आप देखेंगे कि नॉर्मल साधारण सा कानून बनाया जाएगा। मतलब अब ट्रैफिक के रूल्स ले लीजिए, ट्रैफिक के जितने भी रूल्स होते हैं दोस्तों, उसमें हमें संविधान में कोई लॉ पास करने की जरूरत नहीं होती है ना। नॉर्मल सा अपने जीवन का रूल ले लीजिए, आप दिन ब दिन कितने रूटीन्स बनाते हैं, कितने कानून बनाते हैं, पर आप सारे अप्लाई नहीं करते। आप अपने कानूनों को बदलने के लिए, लाइफ के कानूनों को बदलने के लिए दोस्तों आप कहीं संशोधन नहीं करते, है ना। तो वो साधारण अधिकारों में आ जाते हैं जो आपको घर वाले आपको अधिकार देते हैं। तो फाइनली अब हम चैप्टर के बिल्कुल मिड पॉइंट पे आ चुके हैं।
फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, आप ये देख सकते हैं। मौलिक अधिकार की बात होगी इन सभी की। मतलब दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपको फंडामेंटल राइट्स जो भारतीय संविधान है उसके अंदर जो अधिकार है उनकी एक एक धाराओं को समझना होगा। बुक के अंदर इतना डीपली बताया ही नहीं गया है जितना डीपली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो दोस्तों भाग 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, 12 से लगभग 36 के बीच में इसका वर्णन करा गया है और एक एक करके हम इनकी स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम राइट्स ऑफ इक्वालिटी की बात करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि 12 से लेकर 36 है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर 18 के बीच में आता है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार। तो आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 14 के अंदर 2 प्रकार के अधिकार है। एक अधिकार बताया गया कि राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ, यानी कि आपको कानून के सामने इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी जैसा सभी लोगों को मिलती है, चाहे आप संजय दत्त हो और चाहे आप सलमान खान हो और चाहे आप दोस्तों मतलब चाहे आप नॉर्मल पर्सन क्यों ना हो। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको सभी को एक इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, ये हमारा आर्टिकल नंबर 14 बोलता है। तो अच्छा कहने का मतलब दूसरा जो उसमें 2 प्रकार के होते हैं, दूसरा ये है कि राइट टू इक्वालिटी भी बिफोर द लॉ, मतलब आपको इक्वालिटी भी मिलेगी अकॉर्डिंग टू लॉ, जो आर्टिकल नंबर 14 बोलता है। अब अगर आर्टिकल नंबर 14 के अंदर राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ बताया हुआ है तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, मैंने बता दिया कि इक्वल ट्रीटमेंट होगा। मतलब अगर आपने क्या कहते हैं, मान लीजिए किसी को मान लो आपने मतलब क्रिमिनल केस है अगर आपके ऊपर, जो किसी के नॉर्मल बंदे के ऊपर भी होगा। मान लो आपने कोई चोरी करी है, थेफ्ट करा है आपने, आप थीफ है और दोस्तों दूसरा बंदा भी थीफ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप क्या है इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि आपको भी सजा मिलने वाली है और दूसरे बंदे को भी सजा मिलने वाली है, तो आप भी लॉ के सामने इक्वली है। लॉ सभी के लिए बराबर होता है, कोई छोटा बड़ा किसी के लिए नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करा जाएगा इक्वल सर्कमस्टांस में। अगर आप सेम कंडीशन में पकड़े गए हैं और सेम कंडीशन में दूसरा बंदा ही पकड़ा गया है तो दोनों की कंडीशन, दोनों का परिस्थिति एक है, तो आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करा जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पे इट अलाउ द स्टेट टू क्लासिफाइड इंडिविजुअल ऑन द रिस्पॉन्सिबल बेसिक इनटू द सिमिलर ग्रुप्स। सेम अनुमति देता है कि भाई ठीक है ऐसा हमें करना चाहिए। आर्टिकल नंबर 15 राइट्स अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल नंबर 15 बताता है कि भेदभाव के खिलाफ मनाही। मतलब अगर आप भारत के अंदर रह रहे हैं और आप किसी भी जाति धर्म, मतलब आप किसी भी ग्राउंड ऑफ रिलीजन के हैं, रेस के हैं, कास्ट के हैं, सेक्स के हैं, प्लेस ऑफ बर्थ के हैं, या आप मान लीजिए आप अमीर है, गरीब है, गोरे हैं, काले हैं, मतलब पैसे वाले हैं, दिल वाले हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसके साथ साथ आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको नॉर्मल बेसिस पे किसी होटल, रेस्टोरेंट या पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं, एंटरटेनमेंट की दुकान, इन सब में आपको कभी मना नहीं करा जाएगा कहीं भी जाने के लिए। क्योंकि अगर आपके साथ राइट टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इसका मतलब आपको दुकानों के अंदर, आपको पब्लिक टॉयलेट के अंदर जाने से मना कर दिया जाएगा, जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर नहीं है। अगर आप अपनी डेली लाइफ के अंदर भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस बारे में। दूसरी अगर बात कर ले, हमारे साथ कुएं, टैंक, स्नान घर, सड़कों पे, सार्वजनिक रेस्टोरेंट में हमें कभी मना नहीं करा जाएगा। बात ये वही होगी। अब राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप अच्छे खासे नौजवान व्यक्ति हैं और आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर किसी भी कामकाज के लिए राज्य एक ऐसा सेटलमेंट बनाता है कि किसी भी कार्यालय के अंदर अगर आपको रोजगार के लिए, किसी अपॉइंटमेंट के लिए आपको अगर कोई लेटर देना है तो यहाँ पे सभी नागरिक को समान अवसर मिलेगा। मतलब जैसे ऑनलाइन अगर आप एग्जाम भर रहे हैं या ऑनलाइन अगर आप एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, तो जैसा नॉर्मल पर्सन एग्जाम दे रहा है या नॉर्मल पर्सन पेपर दे रहा है, वैसे ही आप भी पेपर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि आप मान लीजिए कि आप क्लास 11th के अंदर हैं और आपका क्लास 11th का पॉलिटिकल का पेपर हो रहा है, पॉल साइंस का पेपर हो रहा है। तो जब आप पेपर देने जाते हैं तो आप भी उसी सीट पे बैठते हैं जहाँ पे साथ वाला बैठता है, आपको भी 3 घंटे मिलते हैं, है ना। तो ये आपका पेपर वैसे चेक होता है
तो ये क्या हो गया, राइट टू इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर की समानता आपको सेम मिलेगी जो सभी को मिल रही होती है। तो ये आर्टिकल नंबर 16 बोलता है। आर्टिकल नंबर 17 बोलता है अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब आपके साथ दोस्तों ऐसा नहीं करा जाएगा कि आप गंदे हैं, आप मुझे छुइए मत, है ना। तो अस्पर्श का मतलब यही हो गया अनटचेबिलिटी। आपके साथ कभी भी अनटचेबिलिटी का मतलब अगर आप डिसेबल भी हैं तो आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं करा जाएगा कि आपको ऐसा कहा जाएगा कि मुझे ना छुएं। बहुत एंशिएंट टाइम पे आज भी गांव के कुछ इलाकों में ऐसा होता है कि हम किसी किसी व्यक्ति को देख के बोलते हैं इसे मत छुओ, ये तो इस कास्ट का है, या ये ऐसा है, या वो ऐसा है, जबकि अब कानून के अंदर इसको पनिशेबल बोला गया है। हाँ, ये दंडनीय अपराध तो है, पर इस पे अपराध कितना होगा, पैसा कितना लगेगा, वो कुछ नहीं कह सकते। मतलब जैसे आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग पहले बोलते थे कि शूद्र लोग हैं, उन्हें छूना नहीं चाहिए, फिर हमें नहाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ये चीज़ें बहुत पहले होती थी, पर अब नहीं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें करना ही पड़ेगा कि हमें ये मौलिक अधिकार सभी को देने हैं। आर्टिकल नंबर 14 जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा वो दोस्तों ये है कि कोई भी व्यक्ति खिताब नहीं लगा सकता है, कि अबॉलिश ऑफ टाइटल्स, इसका मतलब है खिताबों की समाप्ति, यानी कि द स्टेट शैल नॉट confer any title of anybody whether a citizen or a non-citizen except the recognition academic and a military detention। मतलब इसका मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए कि मेरा नाम तो विजय कुमार है, अगर मान लीजिए कि मैं विजय कुमार के आगे अपने आधार कार्ड के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ बाहुबली विजय कुमार, तो दोस्तों ये क्या हो गया, मेरे सरनेम के आगे क्या हो गया, एक टाइटल हो गया। तो चाहे मैं इंडिया का नागरिक हूँ और चाहे मैं इंडिया से बाहर का नागरिक हूँ, अगर मैं इंडिया के अंदर रह रहा हूँ तो अपने नाम के आगे कोई खिताब नहीं लगा सकता। हाँ, सिवाय मैं वो खिताब लगा सकता हूँ जैसे कि यहाँ पे बाहुबली श्री 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 भल्लाल देव ऐसा लगाया जाता था। बहुत टाइम पहले बहुत लोग अपने नाम के आगे चक्रवर्ती सम्राट अशोक ऐसे दिग्विजय पाटिल, तो ये जो मतलब सरनेम लगाए जाते दिग्विजय, मतलब कुछ भी मैं बोल सकता हूँ, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आप समझ गए हो कि नाम के आगे कुछ ऐसे बाहुबली को स्ट्राइप लगा देना वो अब मनाही है, वो आप ऐसा नहीं कर सकते। सिवाय आप सिर्फ वो कर सकते हैं जो आपको सरकार देती है, जैसे कि ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह, तो ब्रिगेडियर जो है एक मतलब ऑफिशियल है जो सरकार दे रही है। डॉक्टर विजय मेहरा, है ना, तो ये डॉक्टर की जो उपाधि है दोस्तों ये आपकी डिग्री की है ना। तो ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल विजय रावत, ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो वो पोस्ट मान्य है। लेकिन दोस्तों चाहे आप भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, मतलब भीषण हो, विभूषण हो, या पद्मश्री हो, कुछ भी हो, मतलब कहने का मतलब ये कि आप ये भी पद्मश्री सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं हो सकता। सचिन तेंदुलकर को अगर पद्मश्री मिला है दोस्तों तो वो अपने नाम के आगे पद्मश्री नहीं लिखवा सकता, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द अबॉलिश ऑफ टाइटल्स। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से मैंने आपको बता दिया, किसके बारे में, पूरी तरीके से मैंने आपको बता दिया है आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक जो राइट टू इक्वालिटी में। वीडियो का पहला पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये शुरुआती समय बस आपको समझाने के लिए था चैप्टर में क्या क्या है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे और सारे आर्टिकल धीरे धीरे करके समझेंगे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।